यस गाइस, ये समझा बराबर से? कितनी टाइप की रिस्क? तीन, बिजनेस, फाइनेंशियल और इन दोनों का टोटल कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। आइए आगे। अब वी ऑलरेडी नो द इनकम स्टेटमेंट विच वी प्रिपेयर इन एफएम, करेक्ट? सबसे पहले आता है सेल्स, उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको पता चलता है कंट्रीब्यूशन। जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है ना, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, बरोबर? उसमें से माइनस करते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमको पता चलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ऐसा भी बोला जाता है ईबीआईटी। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमको पता चलता है अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कुछ भी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, हर जगह अलग अलग वर्ड यूज होता है सिचुएशन के हिसाब से, बराबर? इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। कौन सा टैक्स? ऑब्वियसली इनकम टैक्स। तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बराबर? इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आता है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया था। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो हमको क्या पता चलेगा? रिटेन अर्निंग, बरोबर? अच्छा, अगर नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको पूरा लिखता हूं, इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमको मिलता है अर्निंग पर शेयर, जिसको हम बोलते हैं ईपीएस। जिसको हम क्या बोलते हैं? ईपीएस। वेरी क्लियर? हाँ या ना? पक्की बात? कोई शक, कोई डाउट? अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो ये स्टेटमेंट के एनालिसिस को और बेटर बनाता है, पहला आप ये इतना देख लीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट is equal to contribution minus fixed cost. Earning before interest and tax minus interest, earning before tax, tax minus किया, profit after tax, preference dividend, net profit for equity shareholder, dividend minus किया तो retain है, करेक्ट? अब जो हमारा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पूरा ही नाम लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बरोबर? ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी कैपिटल है। यहाँ पे कैपिटल क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। जब मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बोलता हूँ, मतलब उसमें डिबेंचर्स भी आ गए, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब ये कैपिटल के लिए ये प्रॉफिट है, करेक्ट? इसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया,
तो यहाँ से डेप्थ माइनस हो जाएंगे मेरे, लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो मेरा बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बरोबर। तो ये जो प्रॉफिट है ये वाला प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मतलब ये प्रॉफिट पे इन लोगों का अधिकार है। ऑब्वियसली टैक्स तो पे करना पड़ेगा, करेक्ट। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहां से माइनस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बरोबर। और यहाँ पे क्या बचा, इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप समझे ये प्रॉफिट इसके लिए है, ये वाला प्रॉफिट इन लोगों के लिए है, ऊपर वाला प्रॉफिट सबके लिए, बरोबर। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बरोबर, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब हमको पूछेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको आप बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जब हमको बोलेगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बरोबर, हाँ या ना। फिर जब हमको बोला रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बरोबर। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ। शेयर होल्डर फंड क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर।
हाँ या ना? ये समझा, ये लॉजिक समझा आपको बरोबर से? पक्की बात, पहले इसे लिख लीजिए, लिखने से क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये तो आपने पहले ही लिख लिया। पॉज कॉपी, 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 पॉज कॉपी। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं, हमको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। अगर ये 100, ये 60, तो ये 40, ये 10,000, तो ये 6,000, ये 4,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। ये 1,00,000, तो ये 60,000, तो ये 40,000, ये 10 करोड़, तो ये 6 करोड़, तो ये 4 करोड़। हाँ या ना? तो हम क्या बोलते हैं, एक रेशियो होता है जिसको नाम देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको ऐसा ही बोला जाता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसको हम बोलते हैं पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? पीवी रेशियो। ये है ना हमारे उसके अंदर आता है, कॉस्टिंग का कंसेप्ट है बरोबर। हाँ या ना? पक्की बात, ये समझ में आया? इसको नाम दिया गया है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बरोबर। पक्की बात। अच्छा, इसके बाद एक और चीज बता रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको बीपी बोलते हैं, इज दैट लेवल ऑफ सेल्स at which there is no profit, no loss। ये सब हम कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हैं। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में किसी ने पढ़ लिया है, कोई पढ़ेगा, जो जो जैसे सब्जेक्ट जैसा दिखता है उसके हिसाब से होता है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बरोबर। जब मैं बोलता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मेरा पूरा का पूरा जो कमाया हुआ है खर्चे पे करने के अंदर चला गया, बरोबर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स। It is that level of sales on which net profit is earned, जिसपे क्या अर्न हुआ है? नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है, बरोबर। हाँ या ना? पक्की बात। अब ये टर्म सब अपन इसको डिटेल में कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। अरे कॉस्टिंग में आप इतने सम करोगे इसके ऊपर आपके पेज में टूस टूस के चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये टर्म यहाँ क्यों लिखा है जब कॉस्टिंग में पढ़ना? देखो, क्लासरूम कंडीशन में अलग अलग सब्जेक्ट है, रियल लाइफ में अलग अलग सब्जेक्ट थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है फाइनेंस मीटिंग में बैठोगे तो वहाँ ब्रेक इवन वर्ड यूज नहीं करेगा वो, वहाँ पर वो पीवी रेशियो वर्ड यूज नहीं करेगा, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं करेगा, वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करेगा। कोई भी वर्ड यूज कर सकता है ना वो। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये सब वर्ड का मीनिंग पता होता है तो कोई भी कंटेंट, कोई भी लिटरेचर जो रहेगा जल्दी समझ में आता है। समझे बरोबर से? कोई शक, कोई डाउट? पक्की बात, समझा? पहले ये लिख लीजिए आप, यहाँ तक तो आपने लिखा ही है। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। पहले इतना ध्यान से रीड करके आइए, क्योंकि ये रीड करेंगे ना तो मेरा मेन लेवरेजेस चालू होगा। ये पूरा ये है ना सब, या अपन ने सब भाजी काट के रखी है, अब अपन सब्जी बनाने वाले हैं। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो
मैंने आपको ब्रेक इवन समझा दिया, पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो सब समझा दिया। बरोबर, वो सब कंसेप्ट मैंने आपके भेजे में डाल दिए। थोड़ा मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, मैंने लिवरेजेस क्या होती है वो बता दिया। अब इन सबको यूज करके हमको लिवरेजेस कैलकुलेट करना है, समझे बरोबर से। तो इतना थोड़ा भेजे में रहेगा ना, तो मैं जो आगे बोलूंगा फटाक से समझेगा। समझ में आया? तो इतना थरली रीड करके एक एक चीज बरोबर समझ गया, बरोबर। और इसका टेंशन मत लेना, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कॉस्टिंग में सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इनको ऐसा ऐसा टर्म यूज करते हैं, समझे।